नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा और हमारे इस खास कार्यक्रम मोदी मुल्क और मुसलमान में आप सभी का स्वागत करती हूं। मोदी मुल्क और मुसलमान इसीलिए क्योंकि आज जब भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और आने वाले 5 सालों में तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने की राह पर है, तो कामयाबी का ये सफर भारत के मुस्लिमों के योगदान के बिना संभव नहीं। आज अगर प्रधानमंत्री मोदी 2047 में विकसित भारत का संकल्प लेकर चल रहे हैं, तो उनके इस संकल्प को पूरा करने का जिम्मा देश के 140 करोड़ लोगों के साथ साथ देश के करीब 19% मुसलमानों का भी है। और वो इसीलिए क्योंकि आज भारत में इंडोनेशिया के बाद सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी रहती है। न सिर्फ रहती है बल्कि इस देश को आगे बढ़ने में सहयोग भी करती है। लेकिन सियासत का चश्मा ही कुछ ऐसा है कि मुसलमानों को एक वोट बैंक की तरह देखा जाने लगा और इस वोट बैंक के अपने अपने ठेकेदार भी पैदा हो गए। लेकिन इन ठेकेदारों से मुस्लिमों को मिला क्या, ये बड़ा सवाल है। लेकिन उससे भी बड़ा सवाल ये कि आखिर आज देश के मुस्लिम मोदी सरकार के बारे में क्या सोचते हैं, क्योंकि पीएम मोदी की नेशनल पॉलिटिक्स में एंट्री से पहले ही एक नैरेटिव तैयार कर दिया गया था। नैरेटिव ये कि वो देश के मुस्लिमों को बतौर नेता पसंद नहीं, वो मुसलमानों के बीच अलोकप्रिय हैं। लेकिन क्या वाकई में ऐसा है? और इसी तरीके के नैरेटिव्स जिस बुनियाद पर गढ़े गए, उनकी हकीकत क्या है? सवाल ये भी है कि आखिर देश के मुस्लिमों के प्रधानमंत्री मोदी और उनकी सरकार के प्रति विचार क्या है? क्या वाकई में वो उन्हें नापसंद करते हैं या फिर उनसे प्यार करते हैं? हमारा कार्यक्रम मोदी मुल्क और मुसलमान इन्हीं सवालों की पड़ताल करता है और इसी सिलसिले में जब हम शहर दर शहर गुजरते हैं तो जो जवाब मिले वो न सिर्फ दिलचस्प थे बल्कि आंखें खोलने वाले भी। इसीलिए आज आपको भी हमारा ये शो जरूर देखना चाहिए ताकि मुस्लिमों को वोट बैंक की तरह देखे जाने की जगह देश के विकास में उनकी भागीदारी, उनकी जरूरतों और उनके विचारों को भी सुना और समझा जाए और जिस बुनियाद पर प्रधानमंत्री मोदी को लेकर मुस्लिमों के बारे में नैरेटिव्स तैयार किए जाते हैं, उनकी हकीकत भी बेपर्दा हो जाए। नमस्कार, स्वागत है आपका मोदी मुल्क और मुसलमान में। मेरा नाम है सलीम समा और इस वक्त मैं मौजूद हूँ देश के पश्चिमी छोर यानी कि कच्छ ज़िले में। ये ज़िला सरहद से जुड़ा हुआ सरहदी ज़िला है जहाँ पर मुस्लिमों की आबादी करीबन 25% है। तो आज हम यहाँ से जानने की कोशिश करेंगे कि जो मोदी ने मुल्क में विकास किया है वो यहाँ तक कितना पहुँचा है और कैसे पहुँचा है। तो शुरुआत करते हैं यहाँ के मुखिया से। हमारा ये गांव है, ये बिल्कुल लास्ट था। ये कोई समय ऐसा था कि ये रण की वजह से हमें गांव छोड़ के बाहर जाना जैसा हो गए थे। क्यों कि हम मालदारी लोग हैं, ये रण बढ़ता रहा था। हमको ये लगा कि ये अगर आगे बढ़ जाएगा तो हम कहाँ जाएंगे। लेकिन ये तो हमने भी नहीं सोचा था कि ये नमक, ये रण, ये इस धोरडों को इस लेवल पे पहुंचाएगा कि दुनिया भर से लोग आएंगे, नेशनल इंटरनेशनल यहाँ पे कॉन्फ्रेंसें होगी। ये तो नरेंद्र मोदी साहब का कमाल है। क्योंकि 2005 से यहाँ पे जब रणोत्सव कच्छ में शुरू किया, धोरडों में 6 में रण सफारी किया, 8 में 2 बार हुआ, 9 में रणोत्सव भी हुआ, चिंतन शिविर भी हुई, 10 में रणोत्सव भी हुआ, बीजेपी की कारोबारी बैठक भी हुई। ऐसे करते करते 15 दिन हुआ, 10 दिन हुआ, महीना हुआ और 2 महीना, अभी तो 3 महीने से भी ऊपर रणोत्सव चल रहा है। इसमें कई कॉन्फ्रेंस, डीजीपी कॉन्फ्रेंस भी यहाँ पे हो चुकी है। और पिछले साल G20 जो पूरे 20 कंट्री के लोग यहाँ पे आए थे, उसको उन्होंने भी यहाँ पे ये कार्यक्रम किया था। उसके अलावा अभी जो पूरा हमारे देश की हाई कोर्ट के सब जज सर और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ये सब आके कॉन्फ्रेंस करके गए हैं। तो ये धोरडो UNWTO बेस्ट टूरिज़्म का अवार्ड जो अक्टूबर में दिया, उसके बाद धोरडो का बहुत नाम भी हो गया। और इसके अलावा हम देखें तो यहाँ पे जो मतलब अभी इसी साल 2024 में 26 जनवरी को धोरडो के नाम से
एक टेबलो भी 26 जनवरी की परेड में निकला। ये हमारे लिए गौरव की बात है, क्योंकि मैं इस गांव का 30 साल से सरपंच हूँ। यहाँ इलेक्शन कभी नहीं होता है, समरस ग्राम पंचायत हमारी है। इसी वजह से खूब हमारे लिए गौरव की बात है, हमारे लोगों का बहुत विकास हुआ। ये गांव छोटा है, 550 पॉपुलेशन है, लेकिन अंदर आप देखेंगे तो हर फैसिलिटी है। मेरे गांव में डिजिटल क्लासरूम है, बैंक है, एटीएम है, हर घर में शौचालय, अटैच बाथरूम, स्मार्ट स्कूल और जैसी भी कई ऐसी बातें हैं जो कभी हम सोच भी नहीं सकते थे कि हमारे गांव का इतना विकास होगा। वो नरेंद्र मोदी साहब की जो मेहरबानी, हम चाहे उन्होंने जो रणोत्सव शुरू किया, दौड़ों को तो फ़ायदा है ही है, लेकिन यहाँ से लेके बरंडियारा तक 37 रिसोर्ट है, उनको भी लाभ मिलता है। इसके अलावा अगर आप देखें तो ऑल ओवर कच्छ में जो लोग आते हैं वो रण देखने के लिए आते हैं। तो ये ऐसी एक बड़ी इंडस्ट्री है जिसमें पूरे कच्छ में लोगों को रोज़गार मिलता है। और यहाँ का पुराना कल्चर जो एक ख़त्म हो गया था, जैसे ऊँट पे बैठना, घोड़े पे बैठना, वो सब फिर से रिपीट होकर जीवित हुआ है। और गाने बजाने वाले जो यहाँ के दम्बूरा, मटका, ये जो पुराने ज़माने में बजाते थे, ये चीज़ें सब ख़त्म, लुप्त हो जा रही थी, उसको फिर जीवदान मिला। आज आप देखें तो हर आदमी अपने अपने हिसाब से यहाँ पे कोई गा रहा है, उसी से उसको रोज़गारी मिले। कोई घोड़ा चला रहा है, कोई ऊँट चला रहा है, कोई गाड़ी चला रहा है। कई ऐसी एक्टिविटी है, कोई होटल लगा रहा है, कोई टेंट लगाया है, जो टूरिज़्म में 3-4 महीने में आराम से अपना इतना रोज़गार उनको मिल जाता है कि पूरा साल उनको रोज़गारी मिलता है। और इसके अलावा बहुत बहुत विकास हुआ है। तो ये नरेंद्र मोदी साहब का ही कमाल है, और कोई कर नहीं सकता था। क्यों, ऋण तो पहले भी था, ये ऋण आज नहीं है, सैकड़ों हज़ारों सालों से है, लेकिन ये किसी को मन में न सोच नहीं आया कि इस ऋण को कैसे आगे बढ़ाया जाए, इससे कैसे लोगों को रोज़गार मिले। ये नरेंद्र मोदी साहब ने कई साल पहले, जब सीएम नहीं थे, हमारे यहाँ आते थे, उसी समय बोलते, अगर मेरे हाथ में सत्ता हो तो ये मैं दुनिया को दिखाऊं।